हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। और अभी तक के जितने टॉपिक्स हैं उन सबको आपने बहुत बढ़िया से कवर कर लिया है, बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, इसके लिए भी आप फुली प्रिपेयर हैं। तो पिछले जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सिटीज तक हमने कवर किया था, उसमें एक बहुत अच्छी चीज हमने पढ़ी थी, यानी कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सिटीज कहने का मतलब कि शहरों में जो रिक्वायर्ड गुड्स थे, जो चीजें मेसोपोटामिया में प्रोड्यूस नहीं होती थी, उनको हमें यहां वहां से लाना पड़ता था। एंड एट द सेम टाइम जो रूरल एरियाज थे, वहां से सिटीज तक बहुत सारा फूड जो है वो लाना होता था, ग्रेन्स, अनाज वगैरह लाने होते थे। तो जो मूवमेंट होता था, उस मूवमेंट में कुछ लोग कमांड करने वाले और कुछ लोग ओबे करने वाले लोग थे, यानी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती थी। और यहीं से मेसोपोटामिया के लोगों ने जरूरत महसूस की कि रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं और राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो एक्चुअल में सिटी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी राइटिंग। अगर राइटिंग नहीं होती तो शायद मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ के बारे में हमें ना तो इतना पता होता और ना ही इतनी बढ़िया फ्लॉरिश होती वहां पे सिटी लाइफ। तो आज का वीडियो जो है इसी पर डेडिकेटेड है, इसी को हम समझते हैं द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। क्या कह रहे हैं? ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, उसमें जो कुछ भी लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज किसी न किसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश के फॉर्म में हम यहां पर अपने एक तरीके से इस लेक्चर में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस कम्युनिकेशन के दौरान चाहे वो हिंदी के अक्षर हों या इंग्लिश के लेटर्स हों, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के जो लेटर्स मैं बोल रहा हूं, है ना, तो ये जो स्पोकन साउंड मैं बोल रहा हूं बेसिकली, तो इनको मैं किसी मीनिंग के फॉर्म में या किसी सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। कुल मिला के कहने का मतलब कि देखो, आपको पिछले भी लेक्चर्स में मैंने ये एक थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बताया था कि जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को दो तरीके से, यानी आपके अंदर जो भी भाव है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी इमोशंस हैं, ये इमोशंस कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करते हैं। तो जब आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं रही होगी, जब आपको पढ़ाया नहीं गया था, अभी तो आपको पढ़ाया गया है और आपको पता है लेटर्स, अक्षर, शब्द, और आप उन शब्द के फॉर्म में आपके भीतर जो भी थॉट है, जो भी नॉलेज है, जो भी इमोशन है, उसको बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हो। लेकिन इमेजिन कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे? अपने आसपास के जो लोग हैं उनको जो बोलता हुआ सुनोगे वही आप भी करोगे। लेकिन वो सिचुएशन एज्यूम करो जब कोई कुछ नहीं ज्यादा बोलता, तो फिर कैसे लोग अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करते रहे होंगे? तो वो थॉट प्रोसेस नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल, वर्ब का मतलब शब्द के फॉर्म में, एक नॉन वर्बल, यानी जब हम बिना किसी शब्द के कैसे करते हैं, इशारों में, है ना, तो उस तरीके से जो हम बातें करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो नॉन वर्बल हो या वर्बल हो, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ सिंबल्स हैं। जैसे नॉन वर्बल भी, आपने कुछ इशारा किया कि चलो, ठीक है, तो इशारे में आपके जो आईब्रोज हैं वो कुछ मूव किए, तो कहीं ना कहीं आपके फेस के एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुए। तो नॉन वर्बल में कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ एक्सप्रेशन। वैसे ही वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा, वर्बल कम्युनिकेशन में भी कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे। ऑलराइट, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं फिर हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में, वर्णमाला हो गई हिंदी की, आ ई ऊ, ये पढ़ा हुआ है, ABCD, ये सब पढ़ा हुआ है। ये कुछ क्या है, सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम आगे जाके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि जो स्पोकन साउंड है वो कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर बोल के बातें रिप्रेजेंट की जा रही है, मैंने कहा ना, और जो बोल के नहीं है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ऑलराइट, सो राइटिंग टू इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली राइटिंग में कुछ हम सिंबल्स बनाते हैं, सिंबल्स को फिर लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो राइटिंग इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, बट इन अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे का मतलब है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाते हैं, ज्यादा बेहतर होता है हमें यहां पर एक्सप्रेस करना अपने आप को। When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. Yes, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम बात करते हैं राइटिंग की, तो वहां पर जो कुछ हम बोलते हैं उस बोलने को हम सबसे पहले किसी सिंबल के फॉर्म में, वर्बली, या मैं कहूं कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल फॉर्म में, उसको फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में 3200 अराउंड ये वो टाइम पीरियड था, 3200 बिफोर कॉमन एरा, ये वो टाइम पीरियड था जब कुछ पिक्चर लाइक सिंबल्स या नंबर्स जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने रिप्रेजेंट किए। या मेसोपोटामिया के लोग एक टैबलेट बनाते हैं, उस टैबलेट में
कुछ इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये इमेजेस, ये नंबर्स, ये सिंबल्स कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन कर रहे थे और वो एक्सप्रेशन अपने आप में एक मीनिंग को समेटे हुए था। मीन्स टू से कि इफ देयर इज पर्टिकुलर इमेज और सिंबल, उसका कुछ मीनिंग होगा और वो मीनिंग पढ़ाया जाएगा आगे जाके। ये हम समझेंगे, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे आगे जाके। सो दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट्स ऑफ ऑक्सन। अब ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना साइन और नंबर है। तो मेसोपोटामिया के टैबलेट्स को डिकोड करने पे क्या पता चला कि मेसोपोटामिया के टैबलेट्स में जो सिंबल्स थे वो छोटे मोटे, ऐसा नहीं कि जैसे आप आज पढ़ रहे हो कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। नहीं, लगभग 5000 के आसपास लिस्ट है पूरी बनी हुई, जिसमें इस पर्टिकुलर इमेज का मतलब ये होता है, इस पर्टिकुलर सिंबल का मतलब ये होता है। ये सब कुछ मेंशन है कि कौन से सिंबल का मतलब होगा ऑक्सन बैल, किस सिंबल का मतलब होगा फिश, या किसका मतलब होगा ब्रेड या रोटी का टुकड़ा। सो लिस्ट ऑफ गुड दैट वर ब्रॉट और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, अ सिटी इन द साउथ। तो उरुक से, या और कह दो कुछ भी कह सकते हो, तो मेरे मुंह से ज़्यादातर यही निकलता है। तो आप जब ये शहर देखोगे, आप जो कि सदर्न पोर्शन की तरफ है, तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें मूवमेंट में होती थी ना, यहाँ उनको टैबलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता था। अभी आपको मैंने बताया कि शहरों में जो गुड्स होते थे उनको मूव कराने के लिए हम कुछ ना कुछ एक मीन्स ऑफ, कह सकते हो कि एक तरीका, एक वे रखते थे, जैसे बुलक कार्ट्स और ये सब कुछ। अब ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है, अब ये मूवमेंट रिकॉर्डेड भी करना है, क्यों, कितना अमाउंट में गया, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए बाकायदा हमने क्या बनाया है, टैबलेट बनाया है। ये टैबलेट आप देख रहे हैं, ये टैबलेट मेसोपोटामिया में मिले हैं। ये देख रहे हो, टैबलेट का एक हिस्सा है, ये टैबलेट का एक हिस्सा। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास टैबलेट्स हैं, जिन टैबलेट्स में कुछ लिखा हुआ है। अभी पूरा डिटेल में वही बात करेंगे। चलो, क्लियरली, सो राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। ये हमने बाकायदा, जब आपका सिटी लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे तब हमने बात की। तो जब शहरों में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, ठीक है, किसी ए ने बी से क्या लिया है, बी ने ए को क्या दिया है, या ए प्लेस से बी प्लेस में कितने आर्टिकल्स गुड्स गए हैं, बी से ए प्लेसेस पर कितने आर्टिकल्स गुड्स गए हैं, या फिर बी प्लेस में पहुंचने के बाद और उस शहर में कितने लोगों को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड रखना, ये एक अपने आप में बहुत आप कह सकते हैं कि उनकी जो इंक्विजिटिवनेस थी, जिज्ञासा थी कि ये रिकॉर्ड होना चाहिए। माइट भी हो सकता है उनके अंदर ये रहा हो कि किसको मिल गया, किसको नहीं मिला, या फिर हर किसी को इक्वलिटी के साथ ट्रीट करें। तो जो भी हो, समाज में एक अच्छी भावना थी, जिस वजह से इन्होंने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू किया होगा। चलो, तो सिटी लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस होते थे, ये ट्रांजैक्शंस ऑब्वियस सी बात है अलग अलग समय पर होंगे, डिफरेंट टाइम्स पर होंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी का गुड्स इन्वॉल्व होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मछलियाँ आ रही हैं, बैल आ रहे हैं, ब्रेड की लोफ्स आ रहे हैं, टुकड़े आ रहे हैं, रोटी यानी ब्रेड लोफ्स के बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं। तो अब इन सब का हिसाब किताब रखा जाएगा ना, तब तो कितना अमाउंट में गांव से शहरों की तरफ जा रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितने कितने लोगों को पहुंच गया है, ये सब कुछ हमको पता चले। तो अब ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इन सबको भी क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हमको जब मिला तो हम ये समझे कि कितने बड़े लेवल पर किंग यहाँ मैनेजमेंट करता रहा होगा। तो ये जो वैरायटी ऑफ गुड्स हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब कुछ कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ राइटिंग पता चला। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टेबलेट्स ऑफ क्ले। अब हमें यहाँ से इस पैराग्राफ से पता चलेगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हुई, ये बेसिकली राइटिंग को किस चीज़ पर उकेरा, एक्सप्रेस या इनग्रेव किया गया। तो मेसोपोटामियन कहाँ लिखते थे, मिट्टी के एक टैबलेट पे लिखते थे, और इस मिट्टी के टैबलेट पर लिखने के लिए बाकायदा एक ट्रेन्ड पर्सन होता था। दैट ट्रेन्ड पर्सन वाज नोन एज स्क्राइब। ओके, सो ही वाज ट्रेन्ड, he was properly educated and he know the meaning of every symbol, he know the images and their meaning, उसको सब कुछ पता होता था, ठीक है। तो आपको सिर्फ बोलना है और वो स्क्रिप्ट सब कुछ लिख देगा। सो क्या करेगा, सबसे पहले ये एक मिट्टी का टुकड़ा लेगा या मिट्टी लेगा और उसको गीला करके उसको एक शेप देगा, वुड वेट क्ले एंड पैट इट ऑन टू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। तो उसको इतने बड़े साइज में वो पैट करके बनाएगा उसको, ठीक है, जितना आप एक हाथ में बहुत इजीली होल्ड करके रख सकें, ठीक। इसके बाद फिर क्या हुआ, केयरफुली स्मूदन इट्स सरफेसेस, इसकी सरफेसेस को, खासकर इसकी एजेस को वो केयरफुली स्मूथ करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर
विद शार्प एंड ऑफ रीड। रीड एक तरीके का प्लांट है, आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो रीड एक तरीके का प्लांट है, इसी की जो लकड़ी है, इसी के स्टिक से थोड़ा सा उन्होंने कलम पेन जैसा कुछ बना लिया। जैसे मैं यहाँ से आप देख रहे हो कि एक पेन से लिख रहा हूँ, तो वैसे ही उन्होंने उसको एक बना लिया। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, लेकिन उनके पास एक वुडन स्ट्रक्चर होता था जिसको रीड कहते थे। एक्चुअली ये प्लांट से बनता था, रीड एक तरीके का प्लांट है। उसको ऑर्बिट है ना, मतलब कुछ इस तरीके से हो गया। तो उसके बाद फिर एज में उसको कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, शार्प बना देंगे इसको, क्योंकि यहाँ लिखना है और यहाँ ऊपर ऐसा सर्कुलर रहेगा, पेन की तरह का उसको शेप दे देंगे। ऑब्लिकली उसको कट कर दिया रीड को, और इसके बाद ही वुड प्रेस वेज शेप्ड क्यूनिफॉर्म साइंस ऑन द स्मूदन सरफेस। अब ये सरफेस पूरी स्मूथ हो गई है, कॉर्नर्स को बकायदा एज को ऐसा कर दिया गया है कि वो प्रॉपरली कर्व्ड हो जाए। अब इसके ऊपर उसी गीली मिट्टी के दौरान, जब क्ले वेट है उसी दौरान ऐसे उसको वेज करके, वेज का मतलब होता है धंसाना, उस पर चुभा के उसको, ठीक है, ऐसा लिखना। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप म्यूजियम गए हैं तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखा होगा आपने। अब उस इंस्क्रिप्शन में आपने क्या देखा कि जो भी चीज़ लिखी हुई है वो पत्थर के ऊपर कुरेद के उसको लिखी गई है ना। तो आप भी कई बार जैसे दीवार में कहीं भी घूमने कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि किलों की दीवार पर लोग अपने प्यार का इजहार कर देते हैं कि नहीं। अब बनवाया नहीं है, लेकिन फिर भी उस है ना किले पे लिख देंगे कि दिस एंड दिस लव्स है ना सो एंड सो पर्सन। तो ऐसा, या फिर आप ही लोग अपने घरों में कभी आसपास कहीं कुछ ऐसा, कभी ऐसा गुस्से में खुरेच दिया होगा, तो वो खुरेचने से कुछ जो साइन बना, सिंबल बना, वैसा ही कुछ सिंबल यहाँ पर स्क्राइब बनाएगा। और इस तरीके के जो साइन होते थे इनको वेज शेप साइन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। या क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कील शेप, नेल शेप, कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर या वो होता। जैसे ये देखो, ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग है और इनका अपना मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे QRIMA SE। तो ये 4 सिंबल का मतलब SE होता है, क्लियर है। तो क्यूनिफॉर्म टाइप के ही जो सिंबल्स हैं वो बनाए जाते थे और इन सिंबल्स के अपने कुछ मीनिंग होते थे, क्लियर है। चलो, तो इसके बाद ये लिख दिया गया। जब वो गीला ही है उसके बाद फिर उसको सुखा दिया जाएगा, ठीक है, सूरज की रोशनी में रख दिया गया और वो बाकायदा सूख गया, मिट्टी हार्ड हो गई। और जब हार्ड हो गई तो फिर उसके बाद वो क्या है, जल्दी टूटेगी नहीं, इंडिस्ट्रक्टिबल हो गया वो आपका, है ना। जैसे बर्तन जल्दी टूटते नहीं है, अब आप जब जानबूझ के उसको डिस्ट्रॉय करोगे, तोड़ोगे, तभी वो टूटेगा, अदरवाइज ऐसे वो मजबूत चीज हो गया, क्लियर है। चलो, सो व्हेन रिटन रिकॉर्ड ऑफ से द डिलीवरी ऑफ पीसेस ऑफ मेटल हैड सीज्ड टू बी रिलेवेंट, और जब वो लिखा हुआ रिकॉर्ड जो कि उस टेबलेट में मेंटेन था, मैनेज था, वो अब रिलेवेंट नहीं रह गया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह गई, देन दैट टेबलेट वाज थ्रोन अवे। अब उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको अपने ऑफिशियल उसमें नहीं रखा जाएगा, लेकिन जहां भी वो रखा होगा बाद में ऐसे ही हमें कभी मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा तो फिर वो एक एविडेंस के तौर पर सर्व करेगा। ऑलराइट, चलो, सो वंस द सरफेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड। ऑलराइट, इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ लिया, बट इस लाइन में और आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि एक बार टेबलेट सूख गया, मिट्टी सूख गई, तो फिर उसके ऊपर लिखना तो पॉसिबल नहीं है, और लिखोगे भी तो वो शायद उतना बेहतर तरीके से नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है। इसलिए जब मिट्टी गीली रहती थी तब उस पर बहुत आसानी से इजीली वो लोग लिख देते थे, और वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटैक्ट रहता था, ज़्यादा ड्यूरेबल रहता था, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कभी मैसेज में कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो फिर दूसरा ही टेबलेट बनाना पड़ेगा, पहला टेबलेट काम नहीं आएगा, एक सेपरेट टेबलेट बनाना पड़ेगा। चलो, सो दिस इज व्हाई टेबलेट्स अगर बाय द 100 सेट मेसोपोटामिया। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब मान लो एक समय कोई एक्सचेंज हुआ होगा, अब उसी से रिलेटेड दूसरा एक्सचेंज हुआ होगा, तो फिर उसके लिए दूसरा टेबलेट यहां पर बनाया गया, और इसीलिए मेसोपोटामिया में हंड्रेड्स ऑफ, हजारों की संख्या में ऐसे हमें टेबलेट्स मिले हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्स दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामिया। और सिर्फ ये टेबलेट है जिस टेबलेट की वजह से हम मेसोपोटामिया की डेली हिस्ट्री के बारे में, डेली लाइफ जो है वहां के लोगों की, उसके पैटर्न के बारे में आज हम जानते हैं। इनफैक्ट हड़प्पा के बारे में भी अगर हमें थोड़ी बहुत जानकारी पता चलती है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा से ट्रेड करते थे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेबलेट। और सबसे दुख की बात, आप क्लास 12th में आगे जाके जब पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है, उसके बारे में हम सबसे कम क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट, उनके लैंग्वेज को हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमें यही नहीं पता कि वो
क्या पढ़ते लिखते थे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे। ऑलराइट, चलो, सो मेसोपोटामियन देन वी डू अबाउट कंटेम्पररी इंडिया। समझ में आ गई बात, यही वो कह रहे हैं कि हम मेसोपोटामिया के बारे में ज्यादा जानते हैं कंटेम्पररी इंडिया के बारे में जानने के बजाय। चलो, सो बाय 2600 बिफोर कॉमन एरा और सो लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज ऑफ सुमेरियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सुमेरियन आपको याद होगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया कोई एक सिटी नहीं है, इट इज द इंटायर रीजन। तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया एक इंटायर रीजन है, और इस रीजन में जो सबसे पहला शहर डेवलप हुआ, जिन ट्राइबल लोगों ने या जिस कम्युनिटी के लोग ने डेवलप किया था और जिसके फर्स्ट एविडेंसेस हमको मिलते हैं, मतलब जहां से मेसोपोटामिया या इस रीजन में रहने वाले लोगों के एविडेंसेस मिलने शुरू होते हैं, वो लोग थे सुमेर लोग थे, ठीक है, ऐसे। ऑलराइट, सुमेर लोग थे बेसिकली। तो अब ये सुमेर जो लोग हैं, इन्हीं के नाम से आगे जाके लैंग्वेज, या जिस तरीके से ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते थे, तो उसी ट्राइब के नाम पर वो लैंग्वेज बन गई, जिसे हम सुमेरियन लैंग्वेज कहते थे, ठीक है। तो सुमेरियन लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, बेसिकली उसमें जो लेटर्स इस्तेमाल होते थे वो क्यूनिफॉर्म। अब समझ में आ गया? तो लेटर्स क्यूनिफॉर्म है और लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। ऑलराइट, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज में आप देखोगे कि अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं? ए बी सी डी, इनके अपने एक सिंबल हैं। क्लियर है? कुछ इस तरीके से, जैसे हिंदी भाषा है और इसकी स्क्रिप्ट जो हो गई है ना, वो स्क्रिप्ट देवनागरी है। तो जो छोटा आ बड़ा है और ये सब जो आप लिखते हैं, ये आगे जाके देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऐसा। तो लैंग्वेज सुमेरियन है और उसके जो लेटर्स हैं वो क्यूनिफॉर्म, या आप कह दो कि उसके जो लेटर्स बनते थे वो नेल शेप में बनते थे, इस तरीके से, है ना। अभी आपको दिखाया मैंने इस वाले इमेज में, इस तरीके से बनते थे, तो उसका शेप क्यूनिफॉर्म होता था, कील की तरह का। राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरी का इस्तेमाल बहुत सारे, ये जो पूरे लेटर्स और सब कुछ है ना, इनका एक वो बनाना पड़ेगा ना। अभी आपने देखा कि पूरा एक लिस्ट बनता था, तो राइटिंग का इस्तेमाल जो हुआ वो रिकॉर्ड्स के लिए तो हुआ ही, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे लैंग्वेज डाइवर्स हो रही है, रिच हो रही है, उसमें बहुत सारे और सिंबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो फिर एक बड़ी डिक्शनरी बनाने के लिए भी इसी राइटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, लिख के ही तो राइटिंग बनाएंगे ना, या लिख के ही तो आगे जाके पूरी एक लिस्ट डिक्शनरी बनाएंगे। हाँ, कि भाई इस सिंबल का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ये सब कुछ पूरा डिटेल डिक्शनरी बनेगा। इसके अलावा क्या इस्तेमाल होगा? गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, यानी दो डिफरेंट पार्टीज के बीच में कोई जमीन दान दी जा रही है, एंडोमेंट में दी जा रही है, या कुछ भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को लीगल वैलिडिटी देने के लिए कि हाँ इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है दो लोगों के बीच में, या फिर कुछ और ग्रांट्स किए होंगे राजा ने किसी को, तो उसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए कि हाँ इस पर्सन को ऐसी चीजें दी गई हैं टेम्पल के थ्रू या किंग के थ्रू, तो लीगल वैलिडिटी देने के लिए। नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, अब देखो किंग ने कुछ और, वही मैंने बात की, तो ये सब कुछ भाई किंग ने कुछ और ऐसे ही कुछ लीगल वैलिडिटी देने के लिए बनवाया होगा। किंग ने कोई चीज दान दी थी, किंग ने कोई आदेश जारी किया था किसी के लिए, तो ये सारा चीज इसमें हो जाएगा। अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड, हो सकता है किसी रूल में किंग ने चेंजेस किए हों उस पर्टिकुलर शहर में, तो एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दैट टैबलेट, है ना भाई। उस एरिया के कुछ नियम बदल गए हों तो वो सब लिखा रहेगा। चलो, सिंपल है ये समझना। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2500 BC बाय द अकाडियन लैंग्वेज। अब आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, तो दिस सेंटेंस विल नॉट बी दैट मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अभी बताया फिर भी कि जो सुमेरियन है वो सबसे पहले लोग थे जो वहां पे सेटल हुए उस एरिया में। ऑलराइट, and or you can say Sumer people or a particular tribe of people, group of people, they call themselves Sumer. Okay, so Sumer लोग जो हैं वो इसी लैंग्वेज को जो इस्तेमाल कर रहे थे, या मैं कहूँ कि जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे थे उसको सुमेरियन कहा हमने। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? बाद में जैसा कि हम देखते हैं एक ट्राइब को दूसरी ट्राइब आगे जाके ओवर पावर करती है, यानी जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही ट्राइब रूल करेगी हर समय तक, लंबे समय तक, तो दूसरी ट्राइब वहां पर जो रूल करने आई, दे वर डिफरेंट ट्राइब एंड दे कॉल देमसेल्फ अकड़, दे कॉल देमसेल्फ अकड़। तो जैसे सुमेर लोग जो थे उन्होंने जो भाषा प्रयोग की उसके लेटर्स भी क्यूनिफॉर्म ही हुआ करते थे, और अकड़ लोग जो है ये भी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्यूनिफॉर्म टाइप का ही है, उनका भी क्यूनिफॉर्म ही है बेसिकली। लेकिन बस नाम क्यों चेंज हो रहा है? नाम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ट्राइब का नाम चेंज हो रहा है, और चूंकि वो रूलिंग ट्राइब है उस समय, तो ऑब्वियस ही बात है।
जो रूल कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से अपना नाम चलाएंगे। तो सुमेरियन को रिप्लेस किया किसने? अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया, ठीक है। क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज। देखो तरीका नहीं बदला, स्क्रिप्ट नहीं बदल रही है, लैंग्वेज का नाम बदल रहा है। सुमेरियन लैंग्वेज में भी तरीका वही है लिखने का, अकेडियन भी जब है तो लिखने का तरीका वही है, बस जो वहां पे रूलर है उस रूलर के पैट्रोनाइज होने की वजह से या उस रूलर के डोमिनेंस की वजह से या उस ट्राइब के डोमिनेंस की वजह से बस उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। ऐसा जैसे हम कह दें कि मतलब भाषा, तो भाषा कैसे, जैसे अब भारत देश है अभी, तो अब भारत देश में आप देखोगे कि ऐसा हो कि अभी एक सरकारें बदलती हैं, तो सरकारें बदलती हैं 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका, उनका काम करने का जो तरीका है उसमें जो भाषा प्रयोग करते हैं वो हिंदी या अंग्रेजी ही प्रयोग करते हैं, हिंदी या इंग्लिश ही प्रयोग करते हैं, तो लैंग्वेज वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरकारें बदलती हैं। पर हम कह दें कि भाई इस सरकार के दौरान इस भाषा में ऐसा विकास हुआ या इस सरकार के दौरान भाषा में ऐसा विकास हुआ, तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा उसको कुछ चेंजेस दे दें, ऐसे ही है कुछ। या फिर मान लो ऐसा कह दे कि सरकार के नाम पर भाषा को हम थोड़ी देर के लिए नाम बदल दें उसका, है ना, कि इस समय ये भाषा चलती थी, ठीक है, बीजेपी की भाषा चलती थी, इस समय कांग्रेस की भाषा चलती थी, इस समय आम आदमी पार्टी की भाषा चलती थी, तो कुछ भी जो भी आप नाम दे दो, एक समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब रूलर्स चेंज हो रहे हैं तो लैंग्वेज का नाम वही है लेकिन स्क्रिप्ट वही है, लिखने का तरीका वही है, यूनिफॉर्म ही है। तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म राइटिंग जो है इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज, ठीक है, कब तक? फर्स्ट सेंचुरी तक, यानी 3000 साल पहले जो लैंग्वेज शुरू हुई थी वो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा तक चल रही थी, 3000 साल तक चल रही थी, ठीक है। 2000-3000 साल तक वही चीजें आगे बढ़ती चली गई, फिर वो थोड़ा सा बदलाव में आएगा, हल्का सा बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलेगा। तो ये यहां पर आपका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहीं से। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बाद दूसरी चीज है सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब एक्चुअली क्या है, मैंने सोचा कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग वाला जो या फिर राइटिंग से रिलेटेड जितना भी आपका इसमें है वो सब एक साथ कवर कर देते हैं, अलग अलग जगह ना रहे या अलग अलग वीडियोस में ना हो। तो सिस्टम ऑफ राइटिंग यानी लिखने का जो तरीका है, काफी कुछ अभी आपने समझ लिया कि लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा और आइडिया क्लैरिटी के लिए यहां पे जरूरी है सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या कह रहा है, वही जो आपने समझा है उसको और थोड़ा हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे द साउंड दैट ए क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवेल। अब देखो क्या कह रहा है कि क्यूनिफॉर्म जो साइन होते थे, अभी आपको मैंने बताया कि मेसोपोटामिया में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, तो मेसोपोटामिया में जितने भी स्टेट्स या जितने भी किंगडम्स रहे, जैसे हमने सुमेरियंस की बात की, जैसे हमने अकेडियंस की बात की, जैसे हमने असीरियंस की बात की, तो दीज वर डिफरेंट किंगडम्स जो कि अलग अलग समय पे फ्लरिश हुए, कहां पर? मेसोपोटामिया में। अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी मोर और लेस सिमिलर है, मोर और लेस क्या? सिमिलर ही है, ठीक है, स्क्रिप्ट इनकी सिमिलर है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है इनकी, यूनिफॉर्म सिंबल्स हैं इनके। तो इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म साइन होते थे, ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बताया कि यूनिफॉर्म क्या कुछ इस तरीके से कील शेप, वेज शेप सिंबल्स होते थे, साइन होते थे, तो इनका अपना कुछ मीनिंग होता था। तो यूनिफॉर्म साइन वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट। अभी हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें, तो हिंदी या इंग्लिश में हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम आ की बात कर लें, ठीक है, छोटा आ हो गया, बड़ा हो गया, ये सब हो गया, सा हो गया, का हो गया, तो ये आपने लेटर्स बनाए हैं, ठीक है, इनमें स्वर और व्यंजन है। वैसे इंग्लिश में क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया। अब इसमें ए और ई जो है वो वॉवेल्स हो गए और बाकी ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो यहां पर यूनिफॉर्म में क्या होता था कि जो सिंबल है, जो साइन है, ये कॉन्सोनेंट या वॉवेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते थे, ठीक है, बल्कि कैसे रिप्रेजेंट होते थे? छोटे छोटे शब्दों के फॉर्म में। यानी अपने इस साइन का मतलब, ये जो एक यूनिफॉर्म साइन बना हुआ है या यूनिफॉर्म में जो भी एक साइन या सिंबल होगा, उस सिंबल का मीनिंग कोई एक लेटर नहीं होगा या उस सिंबल में कोई एक लेटर रिप्रेजेंट नहीं किया गया होगा, बल्कि 2 या 3 लेटर्स का एक ग्रुप होगा, कॉम्बिनेशन होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या कहते हैं कि ए, अब ए से हमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ए फॉर एलिफेंट हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिफेंट, सॉरी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को, ठीक है, या एरोप्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। तो ये चीजें क्या है, ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन हो गई,
ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन ए का एक हमने इस स्क्रिप्ट में एक मीनिंग बना रखा है कि ये इस तरीके से एक सिंबल में रिप्रेजेंट होगा। यहां पर ऐसा नहीं था। क्यूनिफॉर्म में क्या होता था कि एक जो साइन होता था, ये साइन एक या दो या तीन लेटर्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता था और उसका अपना एक अलग मीनिंग होता था, उसका अपना एक अलग मीनिंग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या कहा है, पुट है, ला है, इन है, तो ये क्या हो गए, तीन दो लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो गए, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज है ये आसान नहीं है समझना, इट वाज नॉट इजी, ठीक है। तो साइन द मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति लिखने पढ़ने का काम करेगा, उस लिखने पढ़ने वाले स्क्राइब को ये सारी जो सिंबल्स हैं, जो मीनिंग्स हैं, वो समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। इसीलिए डिक्शनरी बनाई गई आगे जाके, ठीक है, कि हर एक यूनिफॉर्म सिंबल का कुछ एक मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग को मेमोराइज करके रख लें, याद करके रख लें, ताकि जब भी कभी कोई आए तो फिर वो उसको लिखता चला जाए। जैसे वो सेंटेंस बोले, उस सेंटेंस को वो टैबलेट पे लिख दे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसको याद होना चाहिए और जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीली मिट्टी पे लिखना है। ऐसा नहीं कि वो लिख रहा है और समय लगा रहा है, उसको याद नहीं है, धीरे धीरे मिट्टी सूख जाए। तो इसके पहले कि टैबलेट की मिट्टी सूखे, उसको पूरा मैसेज या पूरा कॉन्ट्रैक्ट या पूरा जो भी चीज बोली जा रही है उस स्क्राइब को वो लिखना है वहां पे। इसलिए राइटिंग एक स्किल्ड क्राफ्ट है। इट वॉज नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड और टू लर्न राइटिंग एक्टिविटी इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में लिखना हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता था। मेसोपोटामिया में लिखावट एक स्किल क्राफ्ट थी और साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। यस, क्यों इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है? क्योंकि लैंग्वेज को, भाषा को, सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलप करना। जब इंसान स्टोन एज से आगे बढ़ रहा था, हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी से आगे बढ़ रहा था और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ रहा था, तो फिर धीरे धीरे, पहले तो शायद वो बोलता नहीं रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखा होगा और उसके बाद फिर उसने हर एक इमोशन के लिए परफेक्ट वर्ड लैंग्वेज डेवलप करी होगी, फिर उनके लिए सिंबल्स डेवलप किए होंगे। तो लिखना या राइटिंग एक्टिविटी यानी लैंग्वेज को विजिबल सिंबल्स के फॉर्म में, विजिबल साइन के फॉर्म में, विजुअल फॉर्म्स में जो साउंड के पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था। इसके लिए एक अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप, ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस चाहिए था। चलिए, तो ये होगा सिस्टम ऑफ राइटिंग। नाउ मूविंग टू लिटरेसी। अब आपके दिमाग में बड़ी सिंपल सी चीज आ सकती है कि जब मेसोपोटामिया के लोग इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट अचीव कर चुके थे, जब पढ़ाई लिखाई आती थी, राइटिंग की एक्टिविटी इतनी आगे जा चुकी थी, तो इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया के लोग पढ़े लिखे होंगे। लेकिन मेसोपोटामियन टैबलेट से हमें पता चलता है कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। मेसोपोटामिया में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उसका सिंपल सा रीजन था, ठीक है, कि मेसोपोटामिया का ये जो राइटिंग पैटर्न है, तो क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइन टू लर्न, मेनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए क्योंकि इस सिंबल, इस साइन में, इस प्रकार के लैंग्वेज पैटर्न में जो सिंबल हैं, जो साइंस हैं, हजारों की संख्या में है, उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इनमें से कुछ तो ठीक है, याद भी कर लो, लेकिन उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी का बहुत इन डेप्थ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ऐसे ही जनरलाइज वे में आप जेनरिक राइटर या स्क्राइब नहीं हो सकते। तो इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। चलो, अब मेसोपोटामिया में अगर कोई राजा, किंग कुड रीड, ही मेड श्योर दैट दिस वाज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन। तो ये देखा गया टैबलेट्स पे कि नॉर्मल लोग तो खैर नहीं पढ़ते लिखते थे, स्क्राइब्स यानी स्पेशली ट्रेंड लोग होते थे, लेकिन अगर कभी राजा पढ़ा लिखा है या राजा पढ़ना लिखना जानता है तो वो हमेशा इस चीज को पब्लिक में पोर्ट्रेट करता था, पब्लिक के सामने उसको एडवर्टाइज करता था, पब्लिक को उसको वो दिखाता था, है ना, एक उसका एक कहते हैं ना, प्रदर्शन करना था। तो बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस यानी कुछ इस तरीके से कोई इंस्क्रिप्शन लिखाएगा या कुछ भी इस तरीके से कुछ ऐसे एविडेंसेस पेश करेगा जो एक दिखावे के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे कि हाँ, ये इसका मतलब है कि राजा कितना पढ़ना लिखना चाहता है, कितनी एक समझ रहे हो क्वालिफिकेशन है राजा की। ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट हो गई और राजा का एक रुतबा भी बढ़ गया, है ना। चलो, फॉर द मोस्ट पार्ट हाउएवर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ज्यादातर हिस्सों में जो भी राइटिंग्स लिखी गई हैं वो यही रिप्रेजेंट करता है जो वहां पर आपस में बातचीत होती रही होगी। दैट इज वेरी कॉमन। ये सेंटेंस कह रहा है कि जो आमतौर पर बोला जाता था या आमतौर पर कम्युनिकेट किया जाता था, लोग आपस में बोलते थे, वही चीज फिर राजा ने या फिर इन आपके टैबलेट्स में रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है। चलिए, अ लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रेड आउट टू द किंग
जब भी कुछ ऐसे लेटर्स यानी कि राजा के साथ में, किंग के साथ में, जब कोर्ट में कुछ इंटरैक्शंस हो रहे हैं और उन इंटरैक्शन के दौरान किंग अपने ऑफिशियल्स से रिपोर्टिंग ले रहा होगा, क्या ट्रेड हो रहा है, क्या कॉमर्स हो रहा है, किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही है, या और डिफेंस से रिलेटेड या जो भी उसके अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जब रिपोर्टिंग ले रहा होगा, तो उन लेटर्स को जो ऑफिशियल्स ने लिखे हैं या ऑफिशियल उसके कोर्ट में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको जोर जोर से पढ़ के सुनाया जाता था, है ना कि ऐसा ऐसा कैसे। सो इट वुड बिगिन टू माई लॉर्ड ए, है ना, यानी राजा का नाम लेके वो बोलेगा या राजा को एड्रेस करता हुआ वो शुरू करेगा लेटर, फिर बोलेगा दस सेज योर सर्वेंट बी, ठीक है, मतलब अगर थर्ड पार्टी है या फिर वो खुद अगर उस लेटर को लिखने वाला है और वो बोल भी रहा है कि ये लेटर मैंने लिखा, या फिर ऑब्वियस ही बात है ज़्यादातर केसेस में होता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति को सुना रहा है तो वो किसी व्यक्ति की बात सुना रहा होता, किसी पर्सन की बात सुना रहा था, यानी यहाँ पर ए राजा हो गया, पढ़ने वाला बी हो गया, और हो सकता है ये मैटर सी का हो, ऑलराइट, या फिर उसी का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो मैटर की बात की जा रही है यहाँ पर सर्वेंट बी ही राजा ए से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी, मैंने वो सारा कार्य कर दिया है जो मुझे असाइन किया गया था। या फिर हो सकता है यहाँ पर, अब ये तो जस्ट एक सिंपल सा वो है, यहाँ पर सिंपली एक वो हो कि सी ये कह रहा हो ए को लेटर लिख के और बी ए राजा को यह लेटर पढ़ के सुना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक, है ना, जो आपस में जिस तरीके से वो लोग बातचीत करते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोड ऑफ स्पीकिंग के फॉर्म में ही राइटिंग को रिफ्लेक्ट किया जाता था। तो जो लोग आपस में बात करते थे वही सारी चीजें बाद में रिकॉर्ड होती थी। ऑलराइट, चलो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक लंबी सी पोएम है एनमेरकार की, ठीक है। अब वो बड़ी सी पोएम है जिसमें इस तरीके से डिस्कस किया गया है ना, कि कैसे धीरे धीरे लोग सीखते हैं। ये तो खैर डिफरेंट पोएम है, एक एनमेरकार की भी पोएम आएगी जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं द यूजेस ऑफ राइटिंग। तो आपने डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग देख लिया, आपने सिस्टम ऑफ राइटिंग देख लिया, आपने लिटरेसी के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग का क्या इस्तेमाल होता था मेसोपोटामिया में। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम। तो आपको एक पोएम, मैंने कहा ना कि एक एनमेरकार वाली जो पोएम है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, और ये जो पोएम है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बारे में। यानी हाउ राइटिंग रेगुलेटेड द सिटी लाइफ एंड द ट्रेड, कैसे राइटिंग की एक्टिविटी की वजह से या कैसे राइटिंग ने इन्फ्लुएंस किया ट्रेड को और सिटी लाइफ को, या सिटी लाइफ और ट्रेड दोनों को साथ साथ में, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी सुमेरियन, मतलब सुमेर किंगडम के एक राजा की पोएम है। तो सुमेर किंगडम में एक राजा हुआ करता था शुरुआती दौर में जिसका एनमेरकार नाम हुआ करता था, ठीक है। अर्क नाम के शहर का रूलर हुआ करता था ये मेसोपोटामिया में। अब ये जो शहर है ये बहुत ही विकसित शहर था, ठीक है। ये बहुत ही विकसित, एक डेवलप, प्रॉस्पेरस, मैग्निफिशिएंट सिटी था अपने जमाने के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आज की तरह से उसका कंपैरिजन करो। तो उसमें क्या हुआ, एनमेरकार जो है अपने जमाने में इस पूरे शहर में जो ट्रेड एक्टिविटी है या डिवीजन ऑफ लेबर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने शुरुआती वीडियोस में मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सब कुछ। तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला पहला किंग है, फर्स्ट ट्रेड और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने वाला किंग है। तो उसने क्या किया है, ट्रेड वॉज नॉट नोन। वो कहता है एनमेरकार यहां पर इस पोएम में कि, या मैं कहूं कि जिसने भी लिखा है उसने एनमेरकार को रेफरेंस करते हुए लिखा है कि एनमेरकार के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ट्रेड ज्यादा नोन नहीं था। तब की बात है ये जो टेबलेट में मेंशन है। बाद में तो ट्रेड काफी फ्लॉरिश हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया, लेकिन शुरुआती दौर में जब एनमेरकार राजा बना होगा तब इतना ट्रेड प्रॉस्पेरस नहीं था इस शहर में। तो फिर क्या हुआ, इसको चाहिए था प्रीशियस स्टोन। एनमेरकार को क्या चाहिए था, प्रीशियस स्टोन चाहिए था, लापिस लाजुली, ब्लू प्रीशियस स्टोन होता है ना, चमकदार पत्थर चाहिए था। अब चमकदार पत्थर क्यों चाहिए था, क्योंकि जो शहर था, उस शहर का जो टेंपल था, उस टेंपल को उसको डेकोरेट करना था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी टेंपल। तो उसने क्या किया, अपने एक मैसेंजर को एक्सपीडिशन में भेजा। ही सेंट द मैसेंजर टू द एक्सपीडिशन, ठीक है। कहां पर भेजा, देयर वाज अ सिटी कॉल्ड अराटा, अराटा नाम का शहर था, वहां पर उसने अपने मैसेंजर को भेजा। अब मैसेंजर को उसने मैसेज दिया, पहले वर्बली पूरा मैसेज दिया कि जब आप अराटा शहर जाएंगे तो अराटा शहर में वहां का जो लोकल रूलर है उसको आप बड़ा हम्बली मैसेज देंगे कि और शहर के जो राजा हैं एनमेरकार, उन्होंने आपसे हम्बली ये चीजें
रिक्वेस्ट की हैं, उन्हें ये चाहिए, जैसे लापिस लाजुली चाहिए और जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। तो उस मैसेंजर ने बहुत ध्यान से जो वर्ड थे एनमेरकार के राजा के वो सुने। लेकिन ये शहर कौन सा, उर्क शहर और अराटा की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहले पैदल डिस्टेंस कवर होती थी, पैदल ही आना जाना होता था। तो रात में ही उसने जो है वो सफ़र शुरू कर दिया, है ना। चलो, उसके बाद रात में वो क्या नाम है, तारों को देखते हुए अपना सफ़र अपना जारी रखेगा, जितना चल सकेगा, रेस्ट भी करेगा। दिन के समय वो सूरज की गर्मी या सूरज के प्रकाश में सफ़र तय कर रहा है अपना, और इस तरीके से वो पहाड़ क्रॉस करता हुआ लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, चलो। इनफैक्ट ये कहते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची वादियां या पहाड़ियां क्रॉस करेगा कि वहां पर एक शहर है, सूसा नाम का शहर है। पीपल ऑफ सूसा बिलो द माउंटेन्स सैल्यूटेड हिम लाइक टाइनी माइस। जब वो सूसा नाम की जो शहर है वहां से रिलेटेड पहाड़ियां हैं, वहां से होके जा रहा था, तो उसको देखने में सूसा सिटी के जो लोग चूहे की तरह छोटे छोटे दिखेंगे, और वो लोग उसको सैल्यूट कर रहे होंगे ऊपर जब वो पहाड़ी से होता हुआ निकल रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से उसके कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पैराग्राफ में कि हाउ कॉम्प्लेक्स द जर्नी वॉज। ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स जर्नी थी उस मैसेंजर की। फिर 5 माउंटेन रेंजेस, 6, 7 इस तरीके से, मतलब 5, 6, 7 पहाड़ियां क्रॉस करता हुआ मैसेंजर पहुंचा कहां पे, अराटा शहर में। ठीक है, द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विथ लापिस लाजुली और सिल्वर। ठीक है, एंड ही हैड टू मेक लॉन्ग जर्नी बैक। अब जब वो पहुंचा वहां पर तो वो मैसेज को जिस तरीके से देना चाहिए था मैसेज नहीं दे पाया। उसका रीजन ये था कि थकावट की वजह से वो मैसेज को बार बार, मतलब पूरी कहानी का जो क्रक्स है ना, शॉर्ट में एक एक लाइन ना समझा के मैं शॉर्ट में बता दूं, जब वो जाता था इतना थक जाता था कि उसको सारे वर्ड्स पजल्ड हो जाते थे, वो समझ मतलब भूल भाल जाता था कि एग्जैक्टली जो राजा ने मैसेज दिया। कुछ कुछ चीज़ें बोल पाता था, कुछ कुछ चीज़ें नहीं बोल पाता था। और अराटा का जो राजा है वो राजा ही है, हो सकता है वो ब्रोकन वर्ड्स को उतना अच्छे से ना समझता रहा हो, या फिर वो उसको एक है ना, होता है ना कि ऐसे लेना कि भाई ये पर्सन तो बोलना ही नहीं जान रहा है, तो फिर क्या है ना, क्या मांग रहा है, हम क्या जाने। तो 2-3 जर्नीज जब होती हैं तो फिर ये बेचारा ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करूं, मतलब पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। फिर ऐसे कंडीशन में एनमेरकार क्या करता है, टैबलेट को पैड करता है, टैबलेट बनवाता है और उस टैबलेट में मैसेज को इंस्क्राइब करता है, और फिर ये जो मैसेंजर है वो इसको लेके जाता है। ठीक है, अब जब मैसेंजर लेके जाता है अराटा के किंग के पास में, तो अराटा का जो राजा है उसके हाथ में जब वो टैबलेट देता है और वो देखता है तो बहुत उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाई? बिकॉज समथिंग वॉज रिटन ओवर देयर। So it was astonishing for that king of the Arata because he was not aware about the writing. उस समय तक अराटा के शहर में राइटिंग की प्रैक्टिसेस नहीं थी, है ना। सो ही केप्ट लुकिंग एट द टेबलेट। अराटा का जो रूलर है वो देखता रह जाता है उस, है ना। दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ लिटरल ट्रूथ, बट इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड राइटिंग। तो हो सकता है ये कहानी थोड़ी सी फैक्चुअल ना हो उतनी, हो सकता है ये एक ऐसी कहानी बना दी गई हो कि ऐसा कुछ था, एनमेरकार को थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाने के लिए। लेकिन इससे एक चीज जरूर समझ में आ रही है इस कहानी से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि ट्रेड एक्टिविटी एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स किसने दिए थे, ये ऑर्डर दिए थे एनमेरकार ने। यानी राजा जो है वो सिटी के पूरे मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था, और यही राजा जो है वो ट्रेड एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था। तो यहां से जो एक क्रक्स मिलता है हमको स्टोरी का, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है वो यही कि किंगशिप जो है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड एंड राइटिंग। राइटिंग में भी जो रेगुलेशन है, राइटिंग में भी जो मैनेजमेंट है, राइटिंग में जो आप कह सकते हैं कि चीजें डेवलप हो रही हैं, वो भी रेगुलेट हो रही हैं, किसकी वजह से, किंग की वजह से। सो दिस पोएम आल्सो टेल्स अस दैट बिसाइड बीइंग अ मींस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेज अफार, राइटिंग वाज सीन एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी। वाज साइन ऑफ सुपीरियरिटी। यहां पर इंफॉर्मेशंस तो ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि भाई एक तरीके से इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने, डिक्शनरी बनाने और तमाम, है ना, मैसेजेस को भेजने वगैरह के लिए राइटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब अराटा का राजा एनमेरकार के उस मैसेज को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसको एक क्या महसूस होता है, एनमेरकार के लिए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी महसूस होता है कि हाउ बिग, हाउ ग्रेट द किंग इज, एनमेरकार इज, ही नो द राइटिंग, है ना, लिखना पढ़ना जानता है। शायद अराटा का राजा पढ़ा लिखा नहीं था, तो माइट भी ये एक चीज जो है वो साइन ऑफ सुपीरियरिटी के तौर पर वहां पर मेसोपोटामिया में अर्बन कल्चर में रिप्रेजेंट होती थी। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब यहां से
हम डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग को कंक्लूड करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। तो ये सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको ये जो पूरा वीडियो है ये समझ में आ गया है। पूरा राइटिंग मैंने एक साथ कवर कर दिया है, ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो अलग से क्या ही बनाना। तो आप इसको देखो, समझो, अर्बनाइजेशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।